12th क्लास के चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक के बारे में। इसके बारे में पहले 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक में कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट। Temperature coefficient, it is denoted by the ratio of rate constant of reaction at two temperature which are different by 10 degree Celsius. So फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एट T plus 10 degree Celsius and rate constant at temperature T. और for most of the reaction temperature कोएफिशिएंट is 2 और 3। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आता है ये 2 to 3 आता है हमारे पास। क्लियर। सेकंड है हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सेकंड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय Z and it is defined as total number of collision per unit volume। थर्ड हमारे पास है इफेक्टिव कोलिजन। Effective collisions which leads to the formation of प्रोडक्ट। कि कोलिजन तो होते हैं लेकिन कोलिजन के साथ साथ वो कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट बनेगा, दैट कोलिजन विल नोन एज इफेक्टिव कोलिजंस। सो रेट ऑफ रिएक्शन will equal to F into Z, where Z is the collision frequency and F is the fraction of collision जिनसे प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर ये चीज। देन आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। फोर्थ हमारे पास रहेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस कि किसी भी रिएक्शन को, जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को पोजेस करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। थ्रेशोल्ड energy means the minimum energy that is reacting molecules possess, that the reacting molecules possess in order to undergoes effective collision। और जिस इफेक्टिव कोलिजन से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। कि मिनिमम एनर्जी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की जिनसे इफेक्टिव कोलिजन होंगे, दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर। देन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स द अरेंजमेंट ऑफ, देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि अगर HI के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है जिसमें HI के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दोनों हाइड्रोजन आपस में रिफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड which is also known as adduct। और ये ब्रेक डाउन होगा और क्या बनेगा,
हाइड्रोजन यानी H2 और I2 की फॉर्मेशन करेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद है एक्टिवेशन एनर्जी। Activation energy, the energy required to form activated complex, or it is denoted by A. Energy required to form activated complex, वो मिनिमम एनर्जी जिससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू दी थ्रेशोल्ड एनर्जी minus average energy possessed by reacting molecules। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसमें अरेनियस इक्वेशन, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं। अरेनियस इक्वेशन अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड रहेगी उसके बारे में इसमें देखेंगे। अरेनियस ने एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे एक इक्वेशन दिया था जिसे कहा गया बाद में अरेनियस इक्वेशन। एंड अरेनियस इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट वाज a e minus e upon RT। और जब इसे सॉल्व आउट किया था तो हमारे पास था नेचुरल लॉग k is equal to ln a minus ea upon RT। log में कन्वर्ट करने के बाद log k is equal to log a minus ea upon 2.303 RT। ये इक्वेशन है। अब अगर आप इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो अगर इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आएगा, ग्राफ बिटवीन 1 upon t एंड log k। तो ग्राफ में इस तरीके से दिखाया जाएगा। ये जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट विच इज log a एंड स्लोप विल इंडिकेट minus e upon 2.303 r। ठीक है? अब K1 और K2 तो अलग अलग रेट कांस्टेंट प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन में लेता हूं एट टेम्परेचर T1। सो यहाँ क्या होगा, log K1 is equal to log A minus EA upon 2.303 R T1 and at temperature T2 log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 R T2। This is equation first and it is equation second। अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा हमें, log K2 माइनस log K1 is equal to minus E upon 2.303 R T2 plus E upon 2.303 R T1। log A minus T की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log K2 over K1 is equal to EA upon 2.303 R कॉमन और क्या बचेगा 1 upon T1 minus 1 upon T2। इस फॉर्मूला पे आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि कैटलिस्ट इज अ आउटर सब्सटेंस इन एनी रिएक्शन। जिसको आप ऐड कर दो तो रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इट कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है 2KClO3 है पोटेशियम क्लोराइड, डिसोसिएट होता है 2KCl एंड O2 में। इफ आई ऐड MnO2 in it then rate of reaction will increase। बेसिकली कैटलिस्ट का काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के साथ कोई कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे X कोई कैटलिस्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें और क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कंपाउंड बनाएगा इस तरीके से। क्लियर?
ये एक्टिवेटेड कंपाउंड क्या करेगा, अनस्टेबल है बिकॉज इट इज एडेक्ट व्हिच इज अनस्टेबल, से कन्वर्ट कर देगा AB और X कैटेलिस्ट वापस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा एज ए एंजाइम। जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम के बारे में देखते हो तो एंजाइम की तरह रिएक्ट करता है। इट इज बिलीव्ड दैट कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथवे टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि अरेनियस इक्वेशन में भी आपने देखा कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू हिज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट की अगर बात करें तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसा नहीं है आप कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में डाल दोगे, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। दूसरी चीज, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसे शुरू नहीं कर सकता। आपकी रिएक्शन शुरू होनी चाहिए, शुरू होने के बाद कैटलिस्ट आएगा और अपनी जो इंपॉर्टेंस है, अपनी जो भूमिका है वो उसके अंदर करेगा और रिएक्शन के रेट को स्लो और फास्ट करेगा। चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी अभी आपने पढ़ लिया, मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स बताए, इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो इसी तरह कोलिजन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, इन कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर orientation of the molecule together determine an effective collision। कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन है उससे पता चलता है इफेक्टिव कोलिजन के बारे में। सो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ हमारे पास रहेगा P Z A B e raised to power e upon I, जहाँ Z A B क्या है हमारे पास, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ऑफ द टू रिएक्टेंट ऑफ A एंड B, कि जो दो रिएक्टेंट में लेकर चला हूँ रिएक्शन में उनकी। P is steric factor, P is steric factor और probability factor। It takes into account that the fact that in collision molecule must be proper oriented, ये orientation पे डिपेंड करेगा हमारे पास, और e raised to power minus e upon RT is the fraction of molecule with energy equal or greater to E, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी से इक्वल या ज्यादा एनर्जी होगी, ये वो फ्रैक्शन होगा हमारे पास। तो इस पे भी आपके पास बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। आपको सब चीजें दी होगी, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन और यू हैव टू find the probability factor if you have given the rate of reaction। So students, इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी के लिए। थैंक यू।